हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। तो आज हम सब लोग बात करेंगे 5 ईयर प्लान्स के पार्ट 3 के बारे में, है ना। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगा, पहले आप वो दोनों वीडियोज़ देख लें, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तो अभी हम लोग आ गए हैं 8th 5 ईयर प्लान, 7th तक हम लोग ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। तो ये जो 8th 5 ईयर प्लान था, इसका जो कार्यकाल था वो 1992 से 1997 तक था। अब इस टाइम पे नरसिम्हा राव जी की सरकार आ चुकी थी और वो प्रधानमंत्री बन चुके थे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि 1991 में इंडिया पे एक बहुत ही बड़ा क्राइसिस आ गया था, और वो था फॉरेक्स रिज़र्व का क्राइसिस। क्योंकि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज जो रिज़र्व होता है, जो हम लोग विदेशी पैसों को रखते हैं, खासकर डॉलर को रखते हैं, वो ख़त्म हो गया था, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। सिर्फ $1 बिलियन बचा हुआ था, जो कि काफ़ी कम होते हैं। अगर आप अभी वर्तमान का फॉरेक्स रिज़र्व पूछेंगे तो वो तकरीबन $550 बिलियन है अभी का। अगर आप अभी का जानना चाहेंगे तो अभी का इंडिया का जो फॉरेक्स रिज़र्व है वो $550 बिलियन है, और उस टाइम पे सिर्फ $1 बिलियन बचा था। अब फॉरेक्स रिज़र्व काम आता है इंपोर्ट करने में। अगर आप बाहर से कोई सामान आयात करवाते हैं तो उस टाइम पे वहाँ पे डॉलर चलता है, वहाँ पे रुपया नहीं चलता है, वहाँ पे सिर्फ डॉलर की वैल्यू होती है। डॉलर क्योंकि वो एक रिज़र्व करेंसी है, वो सब जगह एक्सेप्टेबल है, इसीलिए डॉलर की वैल्यू होती है। तो उस टाइम पे क्या किया था नरसिम्हा राव जी ने, अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्म कर दिया था। और रिफॉर्म करके क्या किया था, सोशलिस्ट से हटाकर उन्होंने लिबरल डेमोक्रेसी बना दिया था। लिबरल डेमोक्रेसी मतलब एक खुला डेमोक्रेसी, मतलब दुनिया भर से लोग यहाँ पर आकर व्यापार कर सकते हैं और यहाँ पे चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं, और इंडिया भी बदले में यहाँ की चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकती है। तो फिर इंडिया उस समय एक बंद मार्केट था। इंडिया में आप कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं बिना इंडिया के परमिशन के। तो इंडिया एक जो क्लोज्ड मार्केट था, वो इंडिया एक फ्री और ओपन मार्केट बन गया था। तो इसे किया तो था, उस समय प्रधानमंत्री तो थे नरसिम्हा राव जी, लेकिन उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो बाद में 2004 में हमारे प्रधानमंत्री भी बने। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया जो कि एक बैंकक्रप्ट नेशन बन चुका था, क्योंकि अगर आपका फॉरेक्स रिज़र्व ख़त्म हो चुका है तो आप ऑफिशियली एक बैंकक्रप्ट नेशन बन जाते हैं। जो अभी फ़िलहाल में हालत है, चाहे आप पाकिस्तान को देख ले, चाहे आप श्रीलंका को देख ले, वो ऑलमोस्ट एक बैंकक्रप्ट नेशन है। क्योंकि अगर आपके पास फॉरेक्स रिज़र्व ख़त्म होने लग जाता है तो फॉरेक्स रिज़र्व से आप बिल भी देते हैं। अगर आपने कोई पैसा ले रखा है, लोन ले रखा है, तो उस पर आप जो इंटरेस्ट देते हैं वो भी आप डॉलर में ही देते हैं। तो अगर आपके पास डॉलर ख़त्म हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं एक बैंकक्रप्ट बन जाते हैं, मतलब दिवालिया हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपके पास लोन का ब्याज भरने का भी पैसा नहीं है तो कहीं ना कहीं आप बैंकक्रप्ट नेशन की श्रेणी में आने लग जाते हैं। अब जो ये 8th 5 ईयर प्लान का कुछ और जो मेजर हाईलाइट था, वो एक तो मैंने अभी आपको बताया, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी या इंडस्ट्रीज़, ये सब का मॉडर्नाइजेशन हो गया। पहले इंडस्ट्री पे बहुत पाबंदी होती सरकार की, लेकिन जब ये LPG रिफॉर्म्स आए 1991 में, LPG मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जब ये आया तो फिर इंडस्ट्री भी मॉडर्नाइज हो गई। फिर इंडिया क्या किया, 1995 में WTO ज्वाइन कर लिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इससे इंडिया को और भी ट्रेड में सहूलियत मिला। हालांकि उसके पहले भी इंडिया WTO तो उसके पहले था नहीं, 1995 में ही WTO बना था। उसके पहले GATT था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये था पहले GATT, जिसका नाम बदल के बाद में 1995 में WTO कर दिया गया। तो इंडिया WTO से भी ज्वाइन हो गया। तो आगे हम लोग देखते हैं, और जो 8th 5 ईयर जो 8वां पंचवर्षीय योजना था, उसके कुछ मेजर जो ऑब्जेक्टिव्स थे, जो मेजर गोल्स थे, वो यही थे। कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, क्योंकि आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। क्योंकि ये जो 5 ईयर प्लान था, इसका जो कार्यकाल था 1992 से 1997, तो इस टाइम पे इंडिया की जो आबादी थी वो 90 करोड़ हो चुकी थी। तो इंडिया को कहीं ना कहीं इस पे फोकस करना ही था, इसे कम करने पे। फिर पॉवर्टी रिडक्शन, गरीबी को हटाने पे भी ध्यान था। फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जो आबादी बढ़ रही थी उनको कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट की तो ज़रूरत होती ही है। फिर इन्वॉल्वमेंट ऑफ पंचायती राज, नगर पालिका, फिर NGOs, डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये सब बेसिकली होते हैं, ये जो सारे को मिला लें तो आप तो मेनली होता है ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण। ऐसे क्या है, सत्ता सिर्फ केंद्र में
सीमित रह जाती है। जैसे कि मेन तो हो जाता है संसद, लेकिन आप एक राज्य की सत्ता की बात करें तो वहाँ भी विधानसभा। अब जो गांव में जो लोग रहते हैं वो हर समय तो विधायक या तो फिर एमपी की खोज नहीं कर सकते हैं, तो फिर वहाँ पे पंचायती राज का हेल्प लिया जाता है। फिर आपके जो लोकल कस्बे होते हैं, गांव में मुखिया का चुनाव, शहर में जो होते हैं वार्ड मेंबर्स हो जाते हैं, फिर आपको वहाँ पे वार्ड कमिश्नर का चुनाव होता है, तो वो आपकी छोटी छोटी समस्याओं का हल करते हैं। फिर इस जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसमें कहीं ना कहीं एनर्जी पे बहुत फोकस किया गया, क्योंकि एनर्जी में 26.6% का आउटले तैयार किया गया एनर्जी में, जो कि अब तक का बहुत ज़्यादा था। फिर इस पंचवर्षीय योजना का जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका टारगेट ग्रोथ था 5.6%, लेकिन एक्चुअल जो अचीव हुआ था वो 6.8% था। तो ये काफ़ी सक्सेसफुल थी ये 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो अब हम लोग बात करते हैं 9th 5 ईयर प्लान के बारे में, जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी। ये उसके ठीक बाद ही शुरू हुई थी 1997 से 2002 तक। अब ये जो आई पंचवर्षीय योजना 1997, देखिए आज़ादी के ठीक 50 साल बाद, आज़ादी मिली थी 1947 में, तो ठीक 50 साल बाद ये योजना आई थी 9वीं पंचवर्षीय योजना। अब इस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो बन चुके थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो पहले ऐसे थे जो नॉन कांग्रेसी, जिन्होंने 5 साल पूरे मतलब प्रधानमंत्री का अपना कार्यकाल पूरा किया था। तो इन्होंने भी क्या किया कि जो गरीबी को हटाने पे जोर दिया, लेकिन इन्होंने कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी पे काम कर रहे थे कि पॉवर्टी को एकदम जड़ से हटा देना है। हालांकि देखा जाए तो आज 2022 में भी कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी नहीं हुआ है। तो खैर, ये जो पिछला जो 5 ईयर प्लान था, 8वां 5 ईयर प्लान, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेरी सक्सेसफुल था। ये काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुआ था ये जो 8वां 5 ईयर प्लान था। तो इसके कारण राज्यों के पास भी काफ़ी क्षमता आ चुकी थी कि वो क्या करें कि एक फास्टर डेवलपमेंट पे अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं, फास्टर डेवलपमेंट में। क्योंकि अगर आपकी जो पंचवर्षीय योजना थी वो अगर बहुत अच्छा गई है तो आपकी इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चलती है। तो उससे क्या है, राज्यों के पास भी काफ़ी एबिलिटी आ जाती है पैसों के मामले में कि वो एक फास्टर डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये जो 9th 5 ईयर प्लान जो भी चल रहा है, इसके बारे में और बात करें तो इस 5 ईयर प्लान में एक और अच्छी बात क्या हुई थी कि इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे थे। क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 1991 में इकोनॉमी को खोल दिया गया था, क्योंकि हमारी जो फॉरेक्स रिजर्व था एक ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। तो LPG आ गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इसके आने से इकोनॉमी खुल चुकी थी। तो उसमें क्या हुआ था कि प्राइवेट सेक्टर भी अपनी भागीदारी निभा रही थी। इसके पहले प्राइवेट सेक्टर पे बहुत सारी पाबंदियाँ थी इंडिया में भी, मतलब कि वो क्या प्रोड्यूस करेंगे और कितना प्रोड्यूस करेंगे ये भी सरकार ही तय करती थी। एक लिमिटेड मात्रा में ही उन्हें प्रोड्यूस करने का भी मतलब हक था, अदरवाइज उन पे पाबंदियां लग जाती थी। फिर आगे देखें तो वही बात है कि बोथ गवर्नमेंट एजेंसीज एंड जनरल पब्लिक, ये दोनों जो है डेवलपमेंट को लेकर काम कर रहे थे। इस 5 ईयर प्लान में स्टार्ट हो गया था। फिर उसके बाद एक और जो मेन ऑब्जेक्टिव था ये 9th 5 ईयर प्लान का, ये जो हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज़ थी, मतलब ये जो बहुत सारी इनइक्वालिटी आ जाती है कि कुछ लोगों के पास जो है पैसा बहुत चला जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो, और बाकी गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस इनइक्वालिटी को हटाने पे भी इस 5 ईयर प्लान में जोर दिया गया था। और जो दूसरे एस्पेक्ट्स थे इस 5 ईयर प्लान के थे वो पॉपुलेशन कंट्रोल, जो कि काफ़ी मुद्दा बन रहा था। 1960 से ही पॉपुलेशन कंट्रोल पे बहुत काम हो रहा था। फिर पॉवर्टी, गरीबी, ये तो हर 5 ईयर प्लान में आपको मिल जाएगा, ये दोनों पॉपुलेशन कंट्रोल और गरीबी को हटाने में। फिर एम्पावर किया जा रहा था किसको, जो सोशली डिसएडवांटेज क्लासेस हैं, मतलब इनको सामाजिक रूप से थोड़ा नुकसान है, जो मतलब चलता आ रहा था सदियों से भेदभाव। तो SCs, STs, OBCs, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और ये जो OBC हैं, इन लोगों को एम्पावर करने पे भी इसमें जोर दिया जा रहा था। फिर प्राइमरी एजुकेशन जो होता है बच्चों का, वो पूरे देश में मजबूत करने पे इस पे भी ध्यान दिया जा रहा था इस 9th 5 ईयर प्लान में। तो इसके बाद फिर क्या है, SAPs, स्पेशल एक्शन प्लान्स, इस पे ये भी एक इवॉल्व हुआ था इस 5 ईयर प्लान में। क्यों? क्योंकि टारगेट को एक फिक्स टाइम में पूरा करना था और एडिकेट रिसोर्सेज के साथ, कि अगर रिसोर्सेज हैं तो टारगेट को एक लिमिटेड टाइम में पूरा किया जाए, ऐसा इस पे इस 9th 5 ईयर प्लान में जोर दिया जा रहा था। फिर इसका जो 9th 5 ईयर प्लान का जो टारगेट ग्रोथ था वो 7.1% था, लेकिन जो एक्चुअल ग्रोथ आया था वो 6.8%। तो हालांकि जितना हम लोगों ने सोचा था उतना तो नहीं आया जितना टारगेट था, बट फिर भी ओवरऑल ये सक्सेसफुल ही रहा था। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये सक्सेसफुल ही रहा था। फिर आगे बात करते हैं हम लोग
10th 5 ईयर प्लान के बारे में। तो ये जो 10th 5 ईयर प्लान का जो कार्यकाल था वो 2002 से लेकर 2007 तक था। इसमें जो मेन था कि जीडीपी को 8% की रेट से ग्रो करना है। इसमें जो टारगेट था कि 8% के हिसाब से जीडीपी को ग्रोथ करना है। पिछले में देखिए टारगेट क्या था 7.1%, आप देखें तो अचीव हुआ था 6.8। इसमें टारगेट ही रख दिया था 8.88, पूरे 8 ही रखा था टारगेट। फिर इसमें क्या है, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, जो पॉवर्टी था उसको 5% की दर से घटाना था और ये टारगेट था 2007 तक। जब ये 5 ईयर प्लान खत्म होगा तब तक गरीबी को 5% की रेट से घटाना है, ऐसा टारगेट रखा गया था। फिर क्या है, जो जेंडर गैप आ चुका था इलिटरेसी में, है ना, और वेजेस में, मतलब जो वो मिलते हैं, मतलब पैसे जो मिलते हैं, सैलरी जो मिलती है, वेजेस तनख्वाह जो होते हैं, उसमें क्या है ना बहुत जेंडर गैप आ गए थे। मतलब क्या था, पहले इलिटरेसी की बात करें तो जो मतलब कम पढ़े लिखे लोग होते थे, इलिटरेट होते थे, उसमें जेंडर गैप देखने को मिलता था। कि मतलब कि अगर जैसे कि पढ़े लिखों की बात करें तो आज भी इंडिया में 78% है लिटरेसी। अब 78% में जो मेंस का लिटरेसी रेट है वो है 84% और वीमेन का है 70% लिटरेसी रेट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जेंडर गैप की मेंस लोग जो हैं, जिसमें पुरुष हैं वो 84% पढ़े लिखे हैं और महिलाएं जो है सिर्फ 70% है। तो ये गैप उस टाइम में भी था, तो इसको कम करने पे मतलब महिला शिक्षा पे भी जोर दिया जा रहा था। फिर वेजेस, मतलब जो तनख्वाह होती है, समान काम के लिए समान वेतन, तो वो तो आज भी नहीं मिलता है। एक ही काम को अगर कोई महिला करेगी तो अगर उसे 20,000 मिल रहे हैं और वही काम अगर पुरुष करते हैं तो उसे कहीं ना कहीं 30 या 35,000 मिल जाता है। तो मतलब यहाँ पे भी कहीं ना कहीं एक जेंडर गैप आ जाता है। फिर आगे फिर 10th 5 ईयर प्लान में एक 20 पॉइंट प्रोग्राम भी लॉन्च हुआ था, मतलब कि एक 20 पॉइंट प्रोग्राम का एक लिस्ट जारी हुआ था जो जिस पे फोकस करना है। फिर इसका जो टारगेट ग्रोथ था वो 8.1% था, लेकिन जो अचीव हुआ वो 7.7% था। तो कहीं ना कहीं कम ही था, लेकिन फिर भी इसे भी एक सक्सेसफुल प्लान ही माना गया। फिर आगे हम लोग 11th 5 ईयर प्लान के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो टाइम था वो 2007 से लेकर 2012 तक था। इस समय एनडीए की सरकार, जो कि 2004 में ही आ गई थी, तो इस समय देश में एनडीए की सरकार चल रही थी, सॉरी एनडीए वो यूपीए की सरकार चल रही थी 2004 में। 2004 से लेकर 2014 तक इंडिया में यूपीए की सरकार चली थी, 2004 से लेकर 2014 तक, है ना। और मनमोहन सिंह जी उस समय प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। याद कीजिए जब एलपीजी रिफॉर्म्स हुआ था 1990 में, तो उस समय वो फाइनेंस मिनिस्टर थे और अभी वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। फिर क्या है, रैपिड, मतलब बहुत तेज़ी से, इंक्लूसिव, मतलब कि एक मतलब सबको मिला जुला कर जो ग्रोथ होता है, सबको लेकर चलने वाला ग्रोथ, वो इस पर फोकस किया गया। और पॉवर्टी रिडक्शन, गरीबी हटाओ, ये तो मैंने कहा ना कि हर जो जितने भी 5 ईयर प्लान है उनमें कहीं ना कहीं पॉवर्टी रिडक्शन पे बल दिया ही गया। फिर इसमें और क्या किया गया कि हायर एजुकेशन में बहुत कम लोग इनरोलमेंट जा रहे थे, वो 10th या 12th तक करके छोड़ देते थे पढ़ाई। तो इस पे फोकस किया गया कि 18 से 23 साल के जो बच्चे हैं वो 2012 तक इनरोलमेंट ज़्यादा करें, मतलब पढ़ाई में 2012 तक लक्ष्य रखा गया कि इस समय तक करना ही है ये काम। फिर उसके बाद जेंडर इनइक्वालिटी पे इस 5 ईयर प्लान में भी जेंडर इनइक्वालिटी पे फोकस किया गया कि इसे घटाना है। फिर इसमें क्या किया गया कि एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया गया, जिससे क्या है कि और लोग एम्पावर होंगे, उनके पास एक स्किल होगा तो अच्छी नौकरियां करेंगे, अच्छी नौकरी करेंगे तो फिर पैसे मिलेंगे, तो एम्पावर होंगे कहीं ना कहीं। फिर इसमें क्या है, एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट 4% करने पे भी बल दिया गया था कि एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट इस 5 ईयर प्लान में 4% पे पहुंचा देना है। फिर ठीक है, इंडस्ट्री के ग्रोथ रेट 10% पे फोकस किया गया। सर्विसेज के ग्रोथ रेट 9% पर फोकस किया गया कि इतना कर देना है। फिर इसमें क्या है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, मतलब पीने के लिए साफ़ पानी मिले, क्योंकि अगर पीने को साफ़ पानी नहीं मिलता तो उससे कई सारी बीमारियां होती है, तो उस पर फोकस किया गया। और कब तक, 2009 तक कि ये हो जाए, 2009 तक ये काम हो जाए। फिर इसमें फर्टिलिटी रेट घटाने पे फोकस किया गया। अभी तक क्या फोकस किया जा रहा था कि किसी तरीके से आबादी को घटाना है और उसके लिए क्या करते थे, प्लान लॉन्च करते थे, फैमिली प्लानिंग लॉन्च करते थे। लेकिन अभी क्या बात चीज़ वही है, लेकिन एक अलग तरीके से फोकस किया गया कि फर्टिलिटी रेट घटानी है। अब फर्टिलिटी रेट में क्या होता है कि अगर आपकी फर्टिलिटी रेट आपके देश की 2.1 है, अगर 2.1 है तो ये रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट होता है। मतलब अगर किसी देश की फर्टिलिटी रेट 2.1 है, मतलब एक कपल अगर 2.1 बच्चे पैदा करते हैं, मतलब औसतन, अब 2.1 तो नहीं कर सकते हैं कोई, मतलब 5 कपल मिलकर अगर 11 बच्चे पैदा करते हैं,
अगर 2.1 को आप देखें तो 5 कपल मिलकर अगर 11 बच्चे पैदा करें तो कहीं ना कहीं आपकी जो फर्टिलिटी रेट है आपके देश की वो 2.1 है, और इसे 2.1 को रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट माना जाता है। मतलब कि किसी देश की फर्टिलिटी रेट अगर 2.1 है तो उस देश की आबादी कांस्टेंट रहेगी, ना ऊपर बढ़ेगी ना नीचे आएगी, वो 2.1 है। तो अगर 2 पॉइंट से ज़्यादा है, 2.2 है, तो उस देश की आबादी बढ़ेगी। अगर सिर्फ 2.0 है या 1.9 है तो उस देश की आबादी घटती जाएगी। तो इंडिया की जो आबादी है, इंडिया की जो फर्टिलिटी रेट है उसे 2.1 करने पे फोकस किया गया ताकि इंडिया की आबादी यहाँ से आगे ना बढ़े। अब आगे बात करते हैं 12th 5 ईयर प्लान के बारे में, जो कि 2012 से लेकर 2017 तक चला था। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आप जो भी कह लें, ये आखिरी 5 ईयर प्लान था। इसके बाद 5 ईयर प्लान को बंद कर दिया गया। तो इसमें टारगेट रखा गया था 9% GDP ग्रोथ का। तो फिर एहसास हो गया कि ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो ग्लोबल सिचुएशन था वो बहुत ख़राब था उस टाइम। क्योंकि 2007 में क्या आया था, रिसेशन आ गया था अमेरिका का। तो अमेरिका में रिसेशन आएगा तो फिर दुनिया की हर जगह रिसेशन आएगा, मतलब मंदी आ जाएगा, मतलब ग्रोथ GDP की एकदम कम जाएगी। अब दुनिया भर में GDP कम ग्रो हो रही थी, ग्लोबल सिचुएशन बहुत ख़राब था, तो इंडिया कैसे फिर 9% से ग्रो करता। तो फिर क्या किया गया कि इसको, इस टारगेट को रिवाइज करके 8 किया गया। हालांकि ये 8 भी बहुत ज़्यादा थी, जैसा कि उस समय जो मोंटेक्स अहलवालिया थे, जो वाइस चेयरपर्सन थे प्लानिंग कमीशन के, वही प्लानिंग कमीशन जो कि बनाती है 5 ईयर प्लान, तो उन्होंने उसी समय बोल दिया था कि 8% भी जो मैं कह रहा हूँ उसमें भी बहुत मुश्किल है, लेकिन हम लोग अगर टारगेट ज़्यादा रखेंगे तो कहीं ना कहीं 6.5 अचीव कर लेंगे। तो उस समय के जो यही थे वाइस चेयरमैन थे, डिप्टी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के, इन्होंने ही कहा था कि 9 तो बहुत ज़्यादा है, जो हम अगले 5 साल नॉट पॉसिबल, मतलब नहीं अचीव कर सकते हैं। तो फिर आगे और देखते हैं और किस चीज़ पे बल दिया गया लास्ट 5 ईयर प्लान में। इसमें क्या है, फिर पॉवर्टी आप देख सकते हैं, पॉवर्टी घटाने पे कि अब 10% की दर से हम लोग गरीबी घटाएंगे। फिर इसमें क्या किया गया, 50 मिलियन नए जो काम है, नए जॉब्स दिए जाएंगे, मतलब नए जॉब्स पैदा करने का कोशिश किया जाएगा। और किस में, नॉन फार्म सेक्टर में, मतलब कृषि में नहीं, अलग सर्विस जैसे सर्विसेज सेक्टर में और भी बहुत सारी सेक्टर्स में, उसमें फोकस किया जाएगा। फिर इसमें क्या किया गया, हायर एजुकेशन पे फोकस किया गया कि लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं 10th 12th या ग्रेजुएशन करने के बाद, तो हायर एजुकेशन पे फोकस किया जाएगा। फिर सभी गाँवों तक बिजली को पहुँचाना है, जो कि फाइनली नहीं पहुंच पाया, बाद में पहुंचा। मोदी जी की सरकार जब आई 2014, उसके बाद 2019, 20, 21 तक ये बिजली पहुंची हर गांव में। फिर उसके बाद फिर क्या किया गया, एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज सबके लिए, कम से कम कितने के लिए, 90% हाउस होल्ड के लिए किया गया कि अगर 90% की आबादी के लिए हम लोग क्या करें, बैंकिंग सेक्टर में सबको एक्सेस दे दें। तो मतलब ये टारगेट था 2012 से 2017, मतलब आखिरी जो 5 ईयर प्लान था उसका। फिर माल न्यूट्रिशन, मतलब जो ज़्यादातर क्या होता है कि जो अगर हेल्दी खाना नहीं खाते हैं बच्चे तो कहीं ना कहीं उन्हें माल न्यूट्रिशन की शिकायत होती है, जिसमें क्या है, तरह तरह के रोग हो जाते हैं। अगर उनको विटामिन सही नहीं मिलते हैं, प्रोटीन नहीं मिलते हैं एनफ, तो माल न्यूट्रिशन के कारण बच्चे जो मर जाते हैं या तो फिर अपंग हो जाते हैं। तो उन पे फोकस किया गया कि ये जो 0 से 3 साल के बच्चे हैं इन पे फोकस किया जाए कि इनको माल न्यूट्रिशन ना हो। फिर क्या है, जेंडर गैप, इसको ख़त्म करने पे, और सोशल गैप, इसको ख़त्म करने पर फोकस दिया गया। सोशल मतलब तरह तरह के लोग, अलग अलग जातियों के लोग, तो उनमें जो सोशल गैपिंग आ जाती है उनको ख़त्म करने पे। और ये इसलिए क्योंकि स्कूल इनरोलमेंट में ये बहुत हेल्प करती है। अदरवाइज़ क्या है, जो सोशली बैकवर्ड हैं, कास्ट के मामले में अगर देखा जाए तो वो स्कूल आने पे थोड़ा फोकस कम करते हैं, वो एक उम्र होने के बाद काम पे ही ध्यान देने लग जाते हैं। तो उनके स्कूल में इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए ये जो सोशल गैप होता है इसको ख़त्म करने पे भी जोर दिया गया या कम करने पे जोर दिया गया। तो ओवरऑल ये जो 12th था ये भी सक्सेसफुल ही रहा था। तो अब जैसा कि 12th मैंने कहा कि आखिरी 5 ईयर प्लान था, इसके बाद 5 ईयर प्लान, क्योंकि प्लानिंग कमीशन को ही डिसॉल्व कर दिया गया जो कि 5 ईयर प्लानिंग बनाती थी, प्लानिंग कमीशन, इसे ही डिसॉल्व कर दिया गया, हटा दिया गया, और इसके जगह पे नीति आयोग को लॉन्च कर दिया गया। तो नो मोर फॉर्मर प्लान्स, इसको हटा दिया गया। लेकिन एक चीज़ इसमें जानने लायक बात है, ये है कि इकोनॉमी के लिए 5 ईयर प्लान्स हटाया गया था, बल्कि ना कि डिफेंस, क्योंकि डिफेंस का भी 5 ईयर प्लानिंग आता था और वो आज भी आ रहा है 5 ईयर प्लान डिफेंस के लिए। तो डिफेंस का जो 5 ईयर प्लानिंग है वो आज भी कंटिन्यू है। तो बस यही सब थे 5 ईयर प्लान्स 12 तक, उसके बाद तो हटा ही दिया गया है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।